नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग मराठा साम्राज्य के बारे में देखेंगे, जो कि 1674 से स्टार्ट हुआ था और 1818 तक चला था। वीडियो एकदम डिटेल में है दोस्तों। अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मराठा साम्राज्य से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा और इस वीडियो को अगर आप लोग देख लोगे ना लास्ट तक, तो कतई नहीं छूटेगा आप लोगों से। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। मराठा संघ या मराठा साम्राज्य एक भारतीय शक्ति थी। ठीक है, तो इन लोग क्या थे? भारतीय थे, जिन्होंने 18वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप पर अपना प्रभुत्व जमाया था। इस साम्राज्य की शुरुआत जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था 1674 में, उस समय से माना जाता है। और इसका अंत दोस्तों 1818 में पेशवा बाजीराव द्वितीय जब हार जाते हैं, ठीक है, तो उससे समय क्या माना जाता है कि हमारा मराठा साम्राज्य खत्म हो चुका है। भारत में मुगल साम्राज्य को समाप्त करने में बहुत ज़्यादा हाथ मराठाओं का माना जाता है। ये है हमारे शिवाजी का फोटो। बात करें दोस्तों, आखिर मराठा पहले काम क्या करते थे? तो मराठा जो थे दोस्तों, वो सिपह सलार थे और मनसबदार थे, ठीक है ना, के रूप में बीजापुर और अहमदनगर राज्य में क्या करते थे? उन लोग नौकरी किया करते थे। छत्रपति शिवाजी के बारे में याद रखना दोस्तों, छत्रपति शिवाजी का जन्म कब हुआ है? 19 फरवरी 1630 में। और लोकेशन क्या है दोस्तों? शिवनेरी दुर्ग में हुआ था, जो कि पुणे में है। ठीक है, और इनके पापा का नाम क्या है? तो शाहजी भोसले। और माँ का नाम क्या है? तो जीजाबाई है। इन सबको याद रखना दोस्तों। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, जैसे पूछ लेगा आप लोगों से कि इनका जन्म कब हुआ है। ठीक है, तो कब हुआ है दोस्तों इनका जन्म? 19 फरवरी 1630 को इनका जन्म हुआ है। लोकेशन क्या था? शिवनेरी में हुआ था। इनके पापा का नाम क्या है? तो शाहजी भोसले है। और माँ का नाम क्या है? तो जीजाबाई है। बात करें दोस्तों हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज, इनका विवाह कब हुआ था? तो 14 मई 1640 को क्या हुआ है? हमारे छत्रपति शिवाजी का विवाह हुआ है। और किनके साथ हुआ है? तो सईबाई निम्बालकर के साथ हुआ था। ठीक है, लाल महल में हुआ था, जो कि पुणे में ही है। शिवाजी जो थे दोस्तों, वो संत रामदास और तुकाराम से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। और संत रामदास जी जो थे शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु थे। तो यहाँ पे दो प्रकार का क्वेश्चन बनता है दोस्तों। अगर आप लोग हमसे एग्जाम में पूछ दिया कि शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, तो वो थे हमारे संत रामदास। और अगर पूछेगा शिवाजी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो ये थे दादाजी कोंडदेव। कौन थे दोस्तों? दादाजी कोंडदेव थे। ठीक है, ये उनके राजनीतिक गुरु भी थे और संरक्षक भी थे। बात करें दोस्तों, मराठी एवं संस्कृत भाषा को शिवाजी क्या करते थे? महत्व देते थे। शिवाजी महाराज ने फारसी की जगह पर क्या किया था? मराठी और संस्कृत को राजभाषा की अपना राजभाषा बनाया था। क्या था उस समय जब शिवाजी का जब उदय हो रहा था, समझिए शिवाजी का जब राज आ रहा था, तो उस समय क्या था दोस्तों? मुगल लोगों ने अत्याचार मचा करके रखा था, मुगलों ने भारत में। ठीक है, मुगल साम्राज्य में पूरा का पूरा बता चुका हूं। और मुगल और शिवाजी का जो मेन लड़ाई था औरंगजेब के साथ डायरेक्ट, उसको भी मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बता चुका हूं दोस्तों। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो वीडियो आप लोग जा करके देख सकते हो। ठीक है, मुगलों का जो इतिहास था उसमें पूरा का पूरा इसको बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम लोग शिवाजी से रिलेटेड और मराठाओं से रिलेटेड जो फैक्ट होगा उसी को ज़्यादा देखेंगे। तो बात करें दोस्तों, जब शिवाजी मतलब अब बड़े हो रहे थे, तो उस समय क्या था? मुगल लोग थे वो गाय को काट देते थे, महिलाओं के साथ अत्याचार किया करते थे। तो ये सब शिवाजी को क्या करता था? बहुत बुरा लगता था। तो शिवाजी क्या करते थे? धीरे धीरे इसके लिए लड़ते रहे। पहले गायों को काटने से बचाया, उसके बाद फिर क्या किया? महिलाओं का फिर संरक्षण किया। तो ऐसे करके धीरे धीरे बहुत अच्छा काम करते गए दोस्तों। और मुगलों का लिए मेन इनके मन में घृणा जो था दोस्तों, बचपन से ही था। और ये क्या था? जब बचपन में जब छोटे थे तभी से राम जी का रामायण महाभारत, मतलब हिंदुओं का पूरा चीज़ क्या करते थे? पढ़ते थे। और उनकी प्रशासनिक कार्यों के मदद के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद थी, जिसको अष्टप्रधान कहा जाता था। इसको बाद में हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे दोस्तों। और शिवाजी के साम्राज्य में पीड़ितों की तरह संत फकीरों को भी सम्मान देते थे। मतलब जैसे पंडित होगा उसका जैसे सम्मान दिया जाएगा, वैसे ही फकीरों का भी सम्मान दिया जाता था। ठीक है, वह अपने अभियानों का आरंभ अक्सर दशहरा के अवसर पर किया करते थे। मतलब उनको जो भी काम स्टार्ट करना रहता था उसको जनरली क्या करते थे? दशहरे से स्टार्ट करते थे। बात करें दोस्तों, शिवाजी को शुरू की थी, शिवाजी ने क्या शुरू किया था? गोरिल्ला युद्ध नीति। गोरिल्ला युद्ध नीति को छापामार युद्ध नीति भी कहा जाता था। ठीक है, इसमें क्या था? अगर जो मुगल थे, मुगल लोगों से अगर शिवाजी डायरेक्ट लड़ने जाते तो इनके पास उतनी ज़्यादा फौज थी नहीं। तो ये क्या करते थे? रात के समय अंधेरे में ऐसे छुप करके जाते थे ना कि कब घुस करके मार करके निकल जाए, दुश्मन को पता भी नहीं चलता था। इसके लिए औरंगजेब ने इनको क्या कहा है दोस्तों? पहाड़ी चूहा या साहसी डाकू कहा था। ठीक है, एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछता है कि शिवाजी को किसने
पहाड़ी चूहा कहा था, ठीक है। तो वो औरंगजेब ने कहा था क्योंकि वह अपने इलाके की भौगोलिक स्थिति को अच्छी तरह से वाकिफ थे और गोरिल्ला युद्ध में उन्होंने महारत हासिल की थी। छोटे समूहों के साथ दुश्मन पर अचानक हमला करते थे और शत्रु के खेमे में क्या होता था, खलबली मच जाता था। जब तक दुश्मन कुछ समझ पाता था कि मेरे ऊपर हमला हुआ है, तब तक वो क्या करते थे, मार पीट करके जो जो लूट लाट के लेके जाना था वो लूट करके चले जाते थे दोस्तों। तो गोरिल्ला युद्ध को याद रखना है। और शिवाजी को किसने पहाड़ी चूहा कहा है या साहसी डाकू, तो वो औरंगजेब था। बात करें दोस्तों 1646 में क्या हुआ था, शिवाजी ने सबसे पहले तोमड़ किले पर अधिकार किया था। और शिवाजी ने 1656 में क्या किया था, रायगढ़ को मराठा राज्य की राजधानी बनाई थी। तो शिवाजी के समय मराठा राज्य की राजधानी क्या है दोस्तों, रायगढ़ था, इसको याद रखना है। शिवाजी ने अपने राज्य के विस्तार का आरंभ 1643 ईस्वी में बीजापुर के सिंहगढ़ किले को जीत करके किया था। इसके पश्चात 1646 में उन्होंने क्या किया है, तोमड़ के किले पर भी शिवाजी ने अपना आधिपत्य स्थापित किया था। बात करें दोस्तों हम लोग शिवाजी के विस्तारवादी नीति से बीजापुर का जो शासक वो क्या था, वो डर चुका था। उसने शिवाजी की शक्ति को दबाने के लिए सरदार अफजल खां को भेजा था, ठीक है। किसको भेजा था दोस्तों, सरदार अफजल खां को भेजा था। और शिवाजी ने 1659 ईस्वी में अफजल खां को क्या कर दिया है दोस्तों, पराजित कर दिया था। शिवाजी की बढ़ती शक्ति से घबरा करके औरंगजेब किसको भेजता है दोस्तों, शाइस्ता खां को। और शाइस्ता खां को क्या करता है, दक्षिण का गवर्नर बनाता है। और शिवाजी ने 1663 ईस्वी में क्या किया था, शाइस्ता खां को पराजित कर दिया था। इन दोनों को, अफजल खां को और शाइस्ता खां को शिवाजी ने हराया कैसे था पता है, जब पता चलता था ना ये मारने आ रहे हैं मेरे को, तो एक लेटर भिजवा देते थे कि मैं आपसे डर गया हूँ, ठीक है, और मैं आपके सामने कुछ नहीं हूँ, इस टाइप का वो भिजवा देते थे हमारे शिवाजी। तो वो सामने वाला क्या सोचता था, अरे शिवाजी बस मेरे सामने शरण लेने आ रहा है। ऐसे करके ना शिवाजी को उन लोग छोटा समझ लेते थे और अपने सैनिकों को क्या करते थे एकदम उनके सैनिक भी नॉर्मल हो जाते थे। तो उसी समय एक बीच कर घुस के जाते थे और जैसे अफजल खान को मार दिए और अपना दूसरा जो था शाइस्ता खान को भी क्या कर देते हैं, वैसे ही मार देते हैं। मतलब ये बहुत ज़्यादा कूटनीति उपयोग करते थे दोस्तों शिवाजी, ठीक है। और औरंगजेब ने शाइस्ता खां के असफल होने पर शिवाजी की शक्ति का दमन करने के लिए आमेर के जो मिर्जा राजा जयसिंह को क्या किया था दोस्तों, दक्षिण भेजा था। जयसिंह के नेतृत्व में क्या होता है दोस्तों, पुरंदर के किले पर मुगलों की विजय तथा रायगढ़ की घेराबंदी के बाद जून 1665 में क्या होता है, मुगलों और शिवाजी के बीच में पुरंदर की संधि होती है, ठीक है। पुरंदर की संधि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पुरंदर की संधि किसके किसके बीच हुआ है ये भी याद रखना है, शिवाजी के साथ होता है और जो मुगल होते हैं, मुगलों के साइड से रहते हैं मिर्जा राजा जयसिंह, ठीक है। तो पुरंदर की संधि किसके किसके बीच हुए, शिवाजी के बीच हुए है और मिर्जा राजा जयसिंह के बीच में होता है, ठीक है। डेट याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है कि पुरंदर की संधि कब हुई थी, तो 11 जून 1665 की हुई थी। बात करें दोस्तों आखिर इस पुरंदर की संधि में क्या क्या था, ठीक है। तो जो 35 किले शिवाजी ने जो 35 किले जीते थे उसमें से 23 किलो को क्या करना था, मुगलों को दे देना था। इस तरह 40 लाख की आमदनी का भाग शिवाजी से ले लिया गया था, मुगलों ने ले लिया। और 12 छोटे दुर्ग शिवाजी के लिए छोड़ दिया गया था। शिवाजी के पुत्र संभाजी को 5000 का मनसबदार बनाया गया और शिवाजी को दरबारी सेवा से मुक्त समझा गया। जब कभी शिवाजी को मुगल सेना के लिए निमंत्रित किया जाएगा तो वो उपस्थित होंगे, ऐसा करके था पुरंदर की संधि में, ठीक है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, औरंगजेब एक बार बुलाता है इनको, हमारे शिवाजी को, और उनका क्या कर देता है, बेइज्जती कर देता है। तो फिर क्या होते हैं, हमारे शिवाजी गुस्सा में आ जाते हैं, ठीक है। और 1617 ईस्वी में शिवाजी ने मुगलों के विरुद्ध क्या कर देते हैं, अभियान छेड़ देते हैं और पुरंदर की संधि में जो जो उन्होंने किला खोया था उसको फिर से क्या कर लेते हैं दोस्तों, ये वापस जीत लेते हैं। 1670 ईस्वी में ही शिवाजी ने सूरत को लूटा और मुगलों के से चौथे की मांग की थी, ठीक है, चौथ की मांग किया था। क्या होता है ना दोस्तों, पुरंदर की संधि में ना के बाद ना औरंगजेब उनको बुलाता है अपने पास कि आओ, और उनसे झुक करके सलामी वलामी करवाता है। तो जो हमारे शिवाजी हैं मना कर देते हैं और उस समय उसके दरबार में ही औरंगजेब को खरी खोटी सुना देते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, औरंगजेब ना इनको कैदी बना लेता है शिवाजी को। फिर शिवाजी फलों की टोकरी में बैठ करके फिर वापस आते हैं। वो मैं आप लोग को पुराना जो एक वीडियो था मुगल वाला उसमें बता चुका हूँ। और साथ ही साथ उसमें जो औरंगजेब की बेटी रहती है दोस्तों, उसका भी क्या रोल रहता है, ये मैं आप लोग को मुगल वाला वीडियो बताया था। अगर आप लोग नहीं देखे होगे तो उसको जा करके देख लेना, ठीक है। बात करें दोस्तों 1674 ईस्वी में शिवाजी के रायगढ़ के किले में छत्रपति की उपाधि के साथ अपना राज्याभिषेक किया था, ठीक है। तो उन्होंने अपना राज्याभिषेक कब किया है, 1674 ईस्वी में। और कहाँ पर किया था, तो रायगढ़ के किले में किया था, जो कि उनकी राजधानी भी बनी।
अपने राज्याभिषेक के बाद शिवाजी का अंतिम महत्वपूर्ण अभियान था जो कि 1676 ईस्वी में हुआ था, तो कर्नाटक अभियान था। तो एग्जाम में पूछता है दोस्तों शिवाजी का अंतिम अभियान कौन सा था, तो कर्नाटक अभियान था, इसको याद रखना है। 12 अप्रैल 1680 को क्या होता है, शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, शिवाजी का राज्याभिषेक दोस्तों अपने आप में एक यूनिक है। इसमें क्या खास है दोस्तों, इसको देखते हैं। सन 1674 तक शिवाजी ने उन सारे प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था जो पुरंदर की संधि में उन्होंने क्या किया था दोस्तों, मुगलों को दे दिया था। पश्चिमी महाराष्ट्र में स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र की स्थापना के बाद शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करना चाहा, परंतु ब्राह्मणों ने क्या किया, उसका विरोध किया था। तो उस समय दोस्तों बालाजी आवजी का एक योगदान है। शिवाजी के निजी सचिव थे बालाजी आवजी ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया और उन्होंने काशी के गंगाव नामक एक ब्राह्मण के पास 3 दूतों को भेजा था। किंतु गंगाव ने क्या किया है, यह प्रस्ताव ठुकरा दिया था क्योंकि शिवाजी क्या थे, छत्री नहीं थे, और उसने कहा कि क्षत्रियता का प्रमाण लाओ तभी वो क्या करेंगे, राज्याभिषेक करेंगे। बालाजी आओ जी ने शिवाजी का संबंध मेवाड़ के सिसोदिया वंश से संबंध के प्रमाण भेजे थे, जिसे संतुष्ट होकर के वह रायगढ़ आया और उसने राज्याभिषेक कराया था। तो ये याद रखना है, शिवाजी का राज्याभिषेक किसने कराया है, तो गंगाव ने कराया है। ठीक है, और राज्याभिषेक के बाद भी पुणे के ब्राह्मणों ने क्या किया था, शिवाजी को राजा मानने से मना कर दिया था और विवश होकर के शिवाजी को क्या करना पड़ा था, अष्टप्रधान मंडल का स्थापना करना पड़ा था। तो ये जो अष्टप्रधान मंडल का स्थापना शिवाजी ने किस कारण से किया था, अपने राज्याभिषेक से जो ब्राह्मण लोग खुश नहीं थे, शिवाजी खुद एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे थे ना, और ब्राह्मण ही खुश नहीं होंगे, तो उनको खुश करने के लिए क्या किया था, उसने अष्टप्रधान मंडल की स्थापना किया था। बात करें दोस्तों शिवाजी महाराज का अष्टप्रधान मंडल में जो सबसे प्रमुख होता था वो प्रधानमंत्री या पेशवा कहलाता था। अष्टप्रधान मंडल में यह सबसे ऊपर का पद था। मुगलों के शासन में इसका समकक्ष पद जो था वजीर आजम, जो मुगलों के में समकक्ष क्या था, वजीर आजम हुआ करता था, वहीं हमारे शिवाजी ने नाम रखा था प्रधानमंत्री या पेशवा। पेशवा जो है दोस्तों फारसी शब्द था जिसे शिवाजी महाराज ने मुख्य प्रधान या प्रधानमंत्री नाम दिया था। राज्य स्थापना के समय सम्राजपंत नीलकंठ रंजेकर प्रधानमंत्री थे। मतलब जब शिवाजी का साम्राज्य बन रहा था उस समय पर पहले पेशवा कौन बने थे दोस्तों, सम्राजपंत नीलकंठ राजेकर। बाद में इस पद पर मरोपंत पिंगले ने लंबे समय तक कार्य किया था और महाराज के राज्याभिषेक के समय मरोपंत ही क्या थे, प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो जब शिवाजी बन रहे थे तो उस समय कौन थे प्रधानमंत्री, तो मोरोपंत थे। ठीक है, कौन थे दोस्तों, मोरोपंत थे, इनका नाम याद रखना। उसके बाद बात करें दोस्तों हम लोग, अगला जो है वो है अमात्य या मजूमदार, या उसी को वित्त मंत्री भी कहा जाता है। मजूमदार जो है दोस्तों वो फारसी शब्द था जिसका अर्थ था राज्य में करों को इकट्ठा करना और उसका हिसाब रखना। महाराज के राज्याभिषेक के समय इस पद को संस्कृतनिष्ठ अमात्य नाम दिया गया था। ठीक है, क्या था, आप लोगों को बताया था शिवाजी क्या कर रहे थे, मेनली संस्कृत को ज़्यादा बढ़ावा देने का काम कर रहे थे ना। इसी समय रामचंद्र नीलकंठ मजूमदार को अमात्य पद पर नियुक्ति मिली, जो सन 1677 तक इस पद पर कार्य करते रहे। बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज ने रघुनाथ पंत हड़मंते को अमात्य बनाया और हिसाब की देखरेख के लिए मुंशी मुनीम ये सभी कर्मचारी उन्होंने नियुक्त कर रखे थे। कर संग्रह तंत्र व उसके आय व्यय का हिसाब रखना, इस विभाग से संबंधित कागजों पर राज्य की मुहर लगाना, वित्तीय स्वीकृति व अधिकार पत्रों पर अनुमोदन करना अमात्य की प्रमुख जिम्मेदारियां थी। ठीक है, तो ये सब याद रखना। दूसरा कौन था दोस्तों, अमात्य था। तीसरा था पंत सचिव, या उसी को बोलते थे सुरनवीस। ठीक है, सुरनवीस भी दोस्तों फारसी शब्द है। इसका कार्य जो था महाराजा द्वारा निर्देशित सभी प्रकार के पत्र व्यवहार, अधिकार पत्र व स्वीकृति पत्रों पर मुहर लगाकर उनकी लेखा जोखा रखना था। सन 1665 में शिवाजी महाराज ने नीलकंठ सोनदेव को पंत सचिव नियुक्त किया था। ठीक है, तो 1665 में कौन सचिव बने थे, तो नीलकंठ सोनदेव। ठीक है, पंत जो थे पंत सचिव नियुक्त किए गए थे। महाराज ने राज्याभिषेक के समय इस पद पर अंडाजी दत्तों की नियुक्ति की। शिवाजी महाराज की अनुमति से अन्य राज्यों देशों में से पत्र व्यवहार करना, आवक जावक के पत्रों के निराकरण हेतु योग्य व्यक्तियों तक पहुंचना, आवक से प्राप्त महत्वपूर्ण पत्रों एवं संदेशों से महाराज को अवगत रखाना, जावक के लिए तैयार होना, मतलब जो भी लेटर से रिलेटेड काम होगा वो कौन करेगा दोस्तों, पंत सचिव करेगा। ठीक है, और सबसे पहले उन्होंने किसको बनाया था, नीलकंठ सोनदेव को बनाया था। और जब उनका राज्याभिषेक हो रहा था तो उस समय कौन थे दोस्तों, तो अंडाजी दत्तो थे। ठीक है, बात करें दोस्तों चौथा था मंत्री। इस पद का पूर्व नाम था वाकनीस।
ठीक है। महाराजा के राज्याभिषेक के समय इसे बदल करके क्या कर दिया गया था, मंत्री शब्द कर दिया गया था। और मंत्री का प्रमुख कार्य होता था विभिन्न प्रकार की जानकारियों एवं गुप्त सूचनाओं का सत्यापन करना, ठीक है। उनके पास जो भी जानकारी आएगा उसका क्या करेंगे, वो सत्यापन करेंगे। राज्य में होने वाली प्रमुख घटनाएं व गतिविधियों पर नजर रख उससे महाराज को अवगत रखना। मुख्य रूप से मंत्री का कार्य समाचारों को संकलित कर उस पर महाराज का ध्यान आकर्षित करना था। मतलब जो मेन मुद्दा था उस पर क्या करेगा, मंत्री महाराज का ध्यान आकर्षित करेगा। सबसे पहले शिवाजी महाराज ने गंगाजी पंत को इस पद पर नियुक्त किया था। सबसे पहले किसको नियुक्त किए थे दोस्तों, गंगाजी पंत को इस पद पर नियुक्त किया गया था। और राज्याभिषेक के समय यह पद दत्ताजी त्र्यंबक को दिया गया है, ठीक। सेनापति की बात करें दोस्तों, सेनापति यानी संपूर्ण सेना की देखभाल करवाने वाला मुख्य सेनापति। प्रारंभिक काल में यह पद सरनौबत नाम से जाना जाता था। प्रमुख रूप से जिसके दो भाग थे, एक पैदल सेना और दूसरा क्या था दोस्तों, अश्वसेना था। महाराजा ने के राज्याभिषेक के समय इस पद पद का नामकरण कर दिया गया था और इसका नाम चेंज कर क्या कर दिया गया है, सेनापति कर दिया गया था। सेना में भारतीय प्रशिक्षण, पदोन्नति, मानदेय, शस्त्र की व्यवस्था और रसद की आपूर्ति जैसे विभिन्न विभागों पर प्रशासनिक नियंत्रण करना और इसके बारे में महाराजा को अवगत करना, यह सेनापति का क्या था दोस्तों, मेन काम था। मतलब वहां पर क्या क्या शस्त्र है, क्या क्या शस्त्र नहीं है, ये सब देखेगा, ठीक है। राज्य के प्रारंभिक काल में महाराज ने प्रथम सरनौबत पद पर नूर खान बेग को नियुक्त किया था, ठीक है। तो पहले कौन थे दोस्तों, नूर खान बेग थे, ठीक है। बाद में इस पद पर यसाजी कंग को नियुक्त किया गया था। बाद में फिर नेताजी पालकर, प्रताप राव गुर्जर भी इस पद पर क्या किए थे दोस्तों, नियुक्त हुए थे। महाराजा के राज्याभिषेक के कुछ दिन पहले प्रताप राव बहलोल खान ने से इस युद्ध में शहीद हुए, तो महाराजा ने इस पद पर हम्बीर राव मोहिते को नियुक्त किया था, ठीक है। और महाराज के जाने के बाद पराक्रम सेनापति संताजी घोरपड़े और धानाजी जाधव जैसे नायकों ने सालों तक औरंगजेब से युद्ध किया था, ठीक है। तो मतलब सेनापति का काम क्या था, सेना को हैंडल करना था। और कौन कौन थे, इसको याद रखना है, ठीक है। बात करें दोस्तों हम लोग सुमंत का, तो यह पद पूर्व काल में डबीर नाम से जाना जाता था। किस नाम से जानते थे दोस्तों, डबीर नाम से जानते थे। और सुमंत की मुख्य जिम्मेदारियों में अन्य राजाओं से आने वाले राजनीतिक प्रतिनिधियों से वार्तालाप करना था, उनका स्वागत सत्कार करना था, विदेश से आने वाले संदेशवाहकों की यथा योग्य व्यवस्था करना, आवश्यक होने पर अन्य राजाओं में से जाकर के शिवाजी महाराज के प्रतिनिधि के रूप में वार्तालाप करना जैसे कार्यकलाप। मतलब जो विदेश मंत्री का काम है वो कौन कर रहा था उस समय, सुमंत कर रहा था, समझ जाओ, ठीक है। सन 1641 में सोनोपंत इस पद पर कार्यरत थे और राज्याभिषेक के समय दोस्तों रामचंद्र त्र्यंबकम को सुमंत नियुक्त किया गया था। अगला है दोस्तों पंडित राव, या उसको बोलते थे धर्मस्व। इस पद का निर्माण महाराजा ने स्वयं किया था। धर्म आधारित राज्य व्यवस्था पर बल देने के कारण धार्मिक विषयों में शास्त्र अनुसार राय देना, समाज में अच्छी पाठशालाओं को प्रोत्साहित करना, राज्य में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के आचार्यों को राजाज्ञा प्रदान करना, यह पंडित के प्रमुख कार्य थे। राज्याभिषेक के समय रघुनाथ पंत पंडित राव को महाराज के युद्ध व ससामरिक मोहरों से मुक्त रखा था, ठीक है। पंडित राव को महाराजा ने युद्ध व सामरिक मोहरों से क्या रखा था दोस्तों, मुक्त रखा था, इसको याद रखना है। लास्ट है दोस्तों न्यायाधीश। शिवाजी महाराज ने न्याय व्यवस्था को प्रशासनिक रूप प्रदान किया था। सबको तत्काल व सही न्याय प्राप्त हो, इस हेतु उन्होंने यह पद स्थापित किया था। राज्याभिषेक के समय इसे न्यायाधीश नाम दिया गया और नीराजी राव जी की इस पद पर नियुक्ति की गई थी। किसका नियुक्ति किया था दोस्तों, नीराजी राव जी का नियुक्ति किया था। और न्यायाधीश को भी युद्ध में भाग लेने के लिए मनाई थी। इसका यह उद्देश्य था कि धर्म और न्याय व्यवस्था का प्रतिनिधि जनता के लिए हमेशा उपलब्ध रहे। अष्टप्रधान मंडल की रचना देखी जाए तो सही मायने में ये समझा जा सकता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज को जड़ता राजा क्यों कहा गया है। एक चीज याद रखना, शिवाजी महाराज को जड़ता राजा या जनता राजा कहा जाता था, ठीक है। जड़ता जो है मराठी शब्द है, जड़ता राजा कहा जाता था। महाराजा का कार्यारंभ और उसे पूरी करने की नीति, इसी वजह से उन्हें सदी का महानायक कहा जाता है। मतलब उन्होंने पूरा का पूरा एक शेड्यूल बना लिया था, अपना एक फ्लो चार्ट था, मतलब कैसे वो काम करेंगे, जिसके कारण दोस्तों वो अच्छे से अपना काम को कर पाते थे, ठीक है। इसलिए वो महानायक बन पाए। बात करें दोस्तों हम लोग शिवाजी की सैन्य व्यवस्था के बारे में, तो शिवाजी ने अपनी सेना को दो भागों में बांटा था। एक था बरगीर और दूसरा था सिलेदार,
ठीक है। बरगिर सेना वह सेना थी जो छत्रपति द्वारा नियुक्त की जाती थी, जिसे राज्य की ओर से वेतन एवं सुविधाएं प्रदान किया जाता था, ठीक है। और जो सिलेदार होते थे वो स्वतंत्र सैनिक होते थे जो स्वयं अस्त्र शस्त्र रखते भी थे। शिवाजी के नौसेना की स्थापना किया था, ठीक है। नौसेना का जैसे देख सकते हैं आप लोग, समुद्र है, समुद्र महाराष्ट्र क्या था दोस्तों, मेनली समुद्र से लगा हुआ है, तो उन्होंने क्या किया था दोस्तों, नौसेना का स्थापना किया था। और गावली सैनिक शिवाजी के अंगरक्षक थे, ठीक है। गावली एक पहाड़ी लड़ाकू जाति है। गावली क्या होता है दोस्तों, एक पहाड़ी लड़ाकू जाति है। वो क्या करते थे, शिवाजी के अंगरक्षक हुआ करते थे। शिवाजी की सेना में मुसलमान सैनिक भी थे, लेकिन उनकी सेना में स्त्रियों के लिए स्थान नहीं था, इस चीज को याद रखना, ठीक है। शाही घुड़सवार सैनिकों को पागा कहा जाता था। जो शाही घुड़सवार सैनिक थे उनको क्या कहा जाता था, पागा कहा जाता था। और सर ए नौबत संपूर्ण घुड़सवार सेना का क्या होता था दोस्तों, प्रधान होता था। बात करें दोस्तों राजस्व व्यवस्था का, तो शिवाजी की राजस्व व्यवस्था मलिक अंबर की भूमि कर व्यवस्था से प्रेरित थी, ठीक है। किसके से प्रेरित थे दोस्तों, मलिक अंबर की भूमि कर व्यवस्था से क्या थी दोस्तों, प्रेरित थी। भूमि की पैमाइश के लिए काठी या गरीब का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। शिवाजी के समय में कुल कृषि उपज का 33% क्या किया जाता था, उपयोग किया जाता था, जो बाद में 40% हो गया था, ठीक है। तो मतलब क्या था, कुल कृषि उपज का कितना लेते थे उन लोग टैक्स के रूप में, तो 33% लेते थे, या बाद में फिर क्या कर दिया गया था, 40% कर दिया गया था। चौथ तथा सरदेशमुखी मराठा कराधान प्रणाली के प्रमुख कर थे। चौथ और सरदेशमुखी क्या है दोस्तों, एक प्रकार के कर के प्रकार हैं। चौथ क्या होता था दोस्तों, सामान्य रूप से चौथ मुगल क्षेत्रों की भूमि तथा पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा होता था, जिसे वसूल करने के लिए उस क्षेत्र पर आक्रमण तक करना पड़ता था, ठीक है। अगर मान लो कोई नहीं दे रहा है तो उस पर क्या कर रहे हैं, आक्रमण कर देते थे। सरदेशमुखी क्या था दोस्तों, यह कर वंशानुगत रूप से उस प्रदेश का सरदेशमुखी होने के नाते वसूल किया जाता था। शिवाजी के अनुसार लोगों के हितों की रक्षा करने के बदले उनके सरदेशमुखी लेने का अधिकार था। वो क्या कर रहे हैं, अब लोगों का हिफाजत कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, लोग उनको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत टैक्स देंगे, ठीक है। तो ये क्या था दोस्तों, सरदेशमुखी था। यह आय का 10% था, जो कि 1/10 भाग के रूप में होता था, ठीक है। तो ये कितना था दोस्तों, 10% बस था। जदुनाथ सरकार के अनुसार यह मराठा आक्रमण से बचने के एवज में वसूल किए जाने वाला कर था, ठीक है, सरदेशमुखी। बात करें दोस्तों शिवाजी के उत्तराधिकारी, तो सबसे पहले बने थे दोस्तों संभाजी। संभाजी का कार्यकाल चला था दोस्तों 1680 से लेकर के 80 ईस्वी से 1679 ईस्वी तक। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष करना पड़ गया था दोस्तों। शिवाजी की पत्नियों से उत्पन्न 2 पुत्र, एक थे संभाजी और दूसरा थे राजाराम, के बीच उत्तराधिकारी के लिए क्या होता था दोस्तों, संघर्ष छिड़ गया था। राजाराम को पदच्युत करके संभाजी क्या करते हैं दोस्तों, 20 जुलाई 1680 को मराठा साम्राज्य की गद्दी पर आसीन हुए। संभाजी ने एक उत्तर भारतीय ब्राह्मण कवि कलश को प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी नियुक्त किया था। संभाजी ने 1681 ईस्वी में औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय को भी क्या किया था दोस्तों, शरण दिया था। मार्च 1679 में औरंगजेब ने संभाजी की हत्या कर मराठा राजधानी रायगढ़ पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। औरंगजेब ने इसी समय संभाजी के पुत्र शाहू को रायगढ़ के किले में बंदी बनाया था, ठीक है। तो ये याद रखना ना, औरंगजेब ने इसी समय क्या किया था, संभाजी के पुत्र जो थे शाहू को क्या कर लिया, रायगढ़ के किले में बंदी भी बना लिया था। अब बात करें दोस्तों, उनको तो मार दिया जा चुका है, संभाजी को क्या कर दिया, इसने मार दिया है। तो अब क्या आएंगे, राजा राम आएंगे, जो कि 1689 ईस्वी से लेकर के 1700 तक इनका शासन कर रहा था। संभाजी की मृत्यु के बाद राजा राम को मराठा साम्राज्य का छत्रपति घोषित किया गया था। राजा राम मुगलों के आक्रमण के भय से अपनी राजधानी रायगढ़ से जिंजी ले गए थे। तो ये याद रखना, अब मराठाओं ने क्या किया, अपना राजधानी चेंज किया है, और चेंज कौन इसने किया है, राजा राम ने किया है। और कहाँ ले गए हैं, वो जिंजी ले गए हैं, ठीक है। शिवाजी ने किसको बनाया था अपना राजधानी, तो रायगढ़ को बनाया था, ठीक है। 1698 तक जिंजी मुगलों के विरुद्ध मराठा गतिविधियों का केंद्र रहा था, और 1699 में सतारा मराठों की राजधानी बन जाता है। तो अब उनका राजधानी क्या है दोस्तों, 1699 में सतारा होता है मराठों की राजधानी। राजा राम स्वयं को संभाजी के पुत्र शाहू का प्रतिनिधि मान करके गद्दी पर कभी नहीं बैठा। राजा राम के नेतृत्व में मराठों ने मुगलों के विरुद्ध स्वतंत्रता के लिए अभियान शुरू किया, जो 1700 ईस्वी तक चलता रहा था। राजा राम की मृत्यु के बाद 1700 ईस्वी में उनकी विधवा पत्नी जो थी दोस्तों ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बैठाया और मुगलों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा था।
फिर क्या आते हैं दोस्तों, साहू जी आते हैं। 1707 ईस्वी से 1748 ईस्वी तक इनका शासनकाल है। औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु के बाद उसके पुत्र बहादुर शाह प्रथम ने साहू को क्या कर दिया था, कैद से मुक्त कर दिया था। हम लोग देखे थे पहले कि साहू को क्या कर लिया था, औरंगजेब ने कैदी में रख लिया था। तो ये क्या करता है, जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो उसका जो बेटा रहता है बहादुर शाह प्रथम, उसने क्या कर दिया, साहू जी को कैद से छोड़ देता है। तो फिर अक्टूबर 1707 में क्या होते हैं, साहू ताराबाई के मध्य खेड़ा का युद्ध होता है और साहू बालाजी विश्वनाथ की मदद से क्या करते हैं, विजयी हो जाते हैं। ठीक है, और ताराबाई क्या होती है दोस्तों, हार जाती है। साहू ने 1713 ईस्वी में बालाजी को पेशवा के पद पर नियुक्त किया था। ठीक है, और बालाजी विश्वनाथ की नियुक्ति के साथ ही पेशवा पद शक्तिशाली हो गया था। देखो विश्वनाथ ने क्या किया, इनको खेड़ा के युद्ध में लड़ने में मदद भी किया था। ठीक है, तो इनको क्या बनाया, इन्होंने साहू जी ने पेशवा बनाया था। और बालाजी पेशवा की नियुक्ति के साथ ही क्या हो गया, पेशवा का पद अब शक्तिशाली हो गया था और छत्रपति अब नाम मात्र का शासक हो गया है। एक्चुअल शासक अब कौन सा हो चुका है दोस्तों, तो पेशवा हो चुके हैं। बात करें दोस्तों पेशवाओं के अधीन अब मराठा साम्राज्य, तो सबसे पहले पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ 1713 ईस्वी से 1720 तक। बालाजी विश्वनाथ एक ब्राह्मण था। बालाजी विश्वनाथ ने अपना राजनीतिक जीवन एक छोटे से राजस्व अधिकारी के रूप में शुरू किया था। बालाजी विश्वनाथ की सबसे बड़ी उपलब्धि मुगलों तथा मराठों के मध्य एक स्थायी समझौते की व्यवस्था की थी, जिसमें दोनों पक्षों के अधिकार तथा प्रभाव क्षेत्र के विविधवत व्यवस्था किया गया था। बालाजी विश्वनाथ को सम्राट निर्माता भी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना, बालाजी विश्वनाथ को क्या कहा जाता था, सम्राट निर्माता भी कहा जाता था। उसने मुगलों की राजधानी में अपनी एक बड़ी सेना भेजकर सैयद बंधुओं की सहायता किया था, जो मुगल इतिहास में किंग मेकर के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो बालाजी विश्वनाथ को क्या कहा जाता है, किंग मेकर भी कहा जाता है। इतिहासकार टोपल ने मुगल सूबेदार हुसैन अली तथा बालाजी विश्वनाथ के बीच 1719 में हुई संधि को मराठा साम्राज्य को में के मैग्ना कार्टा की संज्ञा दिया है। तो ये इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, इतिहासकार टोपल, एक इतिहासकार हैं, टोपल ने मुगल सूबेदार हुसैन अली तथा बालाजी विश्वनाथ के बीच 1719 में जो संधि हुआ था उसको क्या किया, मराठा साम्राज्य के मैग्ना कार्टा का संज्ञा दिया था। ये बालाजी विश्वनाथ का फोटो भी है। बात करें दोस्तों बालाजी विश्वनाथ के बारे में हम लोग, तो उसके बाद बालाजी विश्वनाथ के बाद आते हैं फिर 1720 से 1740 के लिए बाजीराव प्रथम। अभी हम लोग रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण का मूवी भी आया था बाजीराव मस्तानी, उसमें बाजीराव के बारे में हम लोग देखे थे। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ की 1720 में क्या होता है, मृत्यु के बाद उसके पुत्र बाजीराव प्रथम को साहू ने पेशवा नियुक्त किया था। ठीक है, और बाजीराव प्रथम के पेशवा काल में दोस्तों मराठा साम्राज्य की शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर थी। तो सबसे ज़्यादा अगर मराठा साम्राज्य की शक्ति आई या साम्राज्य फैला तो किसके समय फैला था दोस्तों, बाजीराव प्रथम के समय फैला था। 1724 में सुकरखेड़ा के युद्ध में मराठाओं की मदद से निजाम उल मुल्क ने दक्कन में मुगल सूबेदार मुबारिज खान को परास्त कर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया था। ठीक है, और निजाम उल मुल्क ने अपनी स्थिति मजबूत करने के बाद मराठाओं के विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी थी। बाजीराव प्रथम ने 1728 में पालखेड़ा के युद्ध में निजाम उल मुल्क को क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था। ठीक है, बात करें दोस्तों बाजीराव के बारे में, तो 1728 में ही निजाम उल मुल्क बाजीराव प्रथम के बीच एक मुंशी शिवगांव की संधि हुई, जिसमें निजाम ने मराठाओं को चौथ एवं सुरदेश मुखी देना स्वीकार कर लिया था। ठीक है, मराठा क्या करते थे, टैक्स लेते थे चौथ और सरदेश मुखी, तो वो क्या कर दिया था, निजाम उल मुल्क ने एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ मैं आपको वो टैक्स दूंगा। बाजीराव प्रथम ने हिंदू पातशाही के आदर्शों के प्रसार के लिए बहुत प्रयत्न किया था। बाजीराव प्रथम ने शिवाजी की गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाया था। 1739 ईस्वी में बाजीराव प्रथम ने पुर्तगालियों से सालसीट तथा बेसिन छीन लिया था। ठीक है, तो किस पेशवा ने पुर्तगालियों से सालसीट और बेसिन छीना था दोस्तों, तो बाजीराव प्रथम ने छीना था। बाजीराव प्रथम ने ग्वालियर के सिंधिया, गायकवाड़, इंदौर के होलकर और नागपुर के भोसले शासकों को सम्मिलित कर एक मराठा मंडल की स्थापना किया था। ठीक है, मराठा मंडल का स्थापना इन्होंने किया है। उसके बाद दोस्तों बाजीराव आते हैं 1740 से ईस्वी से लेकर के 1761 तक। ठीक है, बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बाजीराव एक नया पेशवा बनते हैं, नाना साहब के नाम से भी ये फेमस होते हैं। 1750 में रघुजी भोसले की मध्यस्थता से राजा राम द्वितीय के मध्य संगौली की संधि होती है। इस संधि के द्वारा पेशवा मराठा साम्राज्य का वास्तविक प्रधान बन जाता है। ठीक है, और छत्रपति अब नाम मात्र का राजा रह जाएगा। ठीक है,
बालाजी बाजीराव पेशवा काल में पूना मराठा राजनीति का केंद्र हो गया था। बालाजी बाजीराव पेशवा के काल में क्या था, पूना जो था दोस्तों मराठा राजनीति का मेन केंद्र हो गया था। और बालाजी बाजीराव के शासनकाल में 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा लड़ाई हुआ था। यह युद्ध मराठा अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। ठीक है, यह युद्ध किसके बीच में लड़ा गया है, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब होता है, 1761 में हुआ है। दोस्तों आप लोग मेरे को नीचे कमेंट करके बताना कि पानीपत का पहला और दूसरा लड़ाई कब कब हुआ है और किसके किसके बीच में हुआ है। मैं आप लोग को पहले पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, बात करें दोस्तों पानीपत के तीसरे युद्ध के दो कारण हुए थे। प्रथम, नादिर शाह की भांति अहमद शाह अब्दाली भी भारत को लूटना चाहता था, और दूसरा, मराठा हिंदू पातशाही की भावना से प्रेरित होकर दिल्ली पर अपना प्रभाव स्थापित करना चाहते थे। मतलब एक साइड मराठा अपना साम्राज्य फैलाना चाह रहे हैं और दूसरा नादिर शाह भारत को लूटना चाह रहा है, इसलिए पानीपत का तीसरा लड़ाई हुआ है। पानीपत के युद्ध में बालाजी बाजीराव ने अपने नाबालिग बेटे विश्वास राव के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना भेजी, किंतु वास्तविक सेनापति विश्वास राव का जो चचेरा भाई था दोस्तों, क्या नाम था उसका, सदाशिवराव भाऊ था। वो तो नाबालिग है ना, बालाजी बाजीराव का बेटा। ठीक है, विश्वास राव तो अभी बच्चा है, लेकिन जो असली सेनापति था वो कौन था, उसका चचेरा भाई सदाशिवराव था। इस युद्ध में मराठों की पराजय हुई और विश्वासराव और सदाशिवराव सहित 28,000 सैनिक क्या होते हैं दोस्तों, मर जाते हैं। फिर आता है दोस्तों माधवराव 1761 से 1722 ईस्वी तक। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की पराजय के बाद माधवराव पेशवा बनते हैं। ठीक है, माधवराव की सबसे बड़ी सफलता मालवा और बुंदेलखंड की विजय थी। माधव ने 1763 में उदगीर के युद्ध में हैदराबाद के निजाम को पराजित किया था, और माधवराव और निजाम के बीच राक्षस भवन की संधि हुई थी। ठीक है, 1771 ईस्वी में मैसूर के हैदर अली को पराजित कर उसे नजरा खाना देने के लिए बाध्य कर दिया था। तो हैदर अली को किसने पराजित किया दोस्तों, माधवराव ने पराजित किया। कब किया है, 1771 में। माधवराव ने रूहेलो, राजपूतों और जाटों के अधीन लाकर उत्तर भारत पर मराठों को वर्चस्व स्थापित किया था। 1741 में माधवराव के शासनकाल में मराठों निर्वासित मुगल बादशाह शाह आलम को दिल्ली की गद्दी पर बैठाकर पेंशन भोगी बना दिया था। ठीक है इन्होंने। और नवंबर 1772 में माधवराव की क्षय रोग से क्या हो जाता है दोस्तों, मृत्यु हो जाता है। उसके बाद बनते हैं नारायण राव। नारायण राव का शासनकाल रहता है दोस्तों 1772 ईस्वी से 1774 ईस्वी तक। माधवराव की अपनी कोई संतान नहीं थी, अतः माधवराव की मृत्यु के उपरांत उसके छोटे भाई नारायण राव पेशवा बनते हैं। ठीक है, तो अगले पेशवा कौन है दोस्तों, नारायण राव हैं। और नारायण राव का अपने चाचा राघोबा से गद्दी को लेकर के लंबे समय तक संघर्ष चलता रहता है, जिससे अंततः राघोबा ने 1774 में नारायण राव की हत्या करके प्राप्त कर लेता है। बात करें दोस्तों हम लोग माधव नारायण राव। ठीक है, तो 1774 ईस्वी में पेशवा नारायण राव की हत्या के बाद उसके पुत्र माधवराव नारायण को पेशवा की गद्दी पर बैठाया जाता है। इसके समय में नाना फडणवीस के नेतृत्व में एक काउंसिलिंग ऑफ रीजेंसी का गठन किया गया था, जिसके हाथों में वास्तविक प्रशासन था। ठीक है, इसके काल में प्रथम आंग्ल मराठा होता है। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके काल में हुआ है, तो माधव नारायण राव के समय हुआ था। 17 मई 1782 को सालबाई की संधि होता है द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त होता है, और यह संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच में हुआ है। तो याद रखना दोस्तों, सालबाई की संधि किसके किसके बीच में हुआ है, ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच में हुआ था। टीपू सुल्तान को 1792 में तथा हैदराबाद के निजाम को 1795 में परास्त करने के बाद मराठा शक्ति एक बार फिर से क्या होती है दोस्तों, स्थापित हो जाती है। वो माधव नारायण राव के समय ही हुआ है। उसके बाद बात करें दोस्तों हम लोग बाजीराव द्वितीय का। इसका शासनकाल रहता है 1796 से लेकर के 1818 तक। माधवराव नारायण की मृत्यु के बाद राघोबा का पुत्र बाजीराव द्वितीय पेशवा बनता है। इसकी अकुशल नीतियों के कारण मराठा संघ में आपसी मतभेद उत्पन्न हो जाता है। 1802 ईस्वी में बाजीराव द्वितीय के बेशिन की संधि के द्वारा अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार कर लेने के बाद मराठों का आपसी विवाद पटल पर आ गया, और संधियों तथा भोसलों ने अंग्रेजों के साथ की गई इस संधि का क्या किया था दोस्तों, कड़ा विरोध किया था। तो जो सिंधिया थे और जो भोसले थे वो क्या थे, इससे खुश नहीं थे। फिर होता है दोस्तों द्वितीय और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध बाजीराव द्वितीय के समय ही होता है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में सिंधिया और भोसले को पराजित कर अंग्रेजों ने सिंधिया और भोसलों को अलग अलग संधि करने के लिए विवश किया था। 1803 में बात करें दोस्तों, अंग्रेजों और भोसलों के साथ देवगांव की संधि कर
कटक और वार्धा नदी के पश्चिम का क्षेत्र ले लिया था अंग्रेजों ने। ठीक है, बात करें दोस्तों, अंग्रेजों ने 1803 में ही सिंधिया से सुरजी अर्जन गांव की संधि कर उसे गंगा तथा यमुना के क्षेत्र को ईस्ट इंडिया कंपनी को देने के लिए बाध्य कर दिया था। मतलब क्या है दोस्तों, अंग्रेज आते जा रहे हैं और अंग्रेज धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, मराठों से अब कुछ कुछ क्षेत्र लेते जा रहे हैं। 1804 में अंग्रेजों तथा होलकर के बीच तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, जिसे पराजित होकर होलकर ने अंग्रेजों के साथ राजपुर पर घाट की संधि की थी और मराठा शक्ति का पतन 1817 से 18 में ईस्वी में हो गया, जब स्वयं पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अपने को पूरी तरह से अंग्रेजों का क्या कर लिया था, अधीन मान लिया था। और बाजीराव द्वितीय द्वारा पूना प्रदेश को अंग्रेजी राज्य में विलय कर पेशवा पद को भी समाप्त कर दिया जाता है। इस प्रकार बाजीराव द्वितीय के समय क्या होता है, पूरा का पूरा मराठा साम्राज्य खत्म हो जाता है, जो कि हमारे शिवाजी ने स्टार्ट किया था। अब बात करेंगे दोस्तों हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का। तो आरंभ में दोस्तों पेशवा का पद जो था अष्टप्रधान की सूची में दूसरे स्थान पर था, लेकिन बालाजी बाजीराव के समय यह पद क्या हो जाता है, वंशानुगत हो जाता था। मतलब पहले क्या था कि कोई भी बन सकता था, लेकिन जब बालाजी बाजीराव आते हैं तो उस समय क्या कर दिया जाता है, इसको वंशानुगत कर दिया जाता है। पूना में पेशवा का सचिवालय हुजूर दफ्तर कहलाता था। ठीक, यह पेशवाकालीन मराठा प्रशासन का केंद्र था। 1750 में शंगोलों की संधि द्वारा मराठों का वास्तविक प्रधान पेशवा बन जाता है और जद्दूनाथ सरकार के अनुसार मैं शिवाजी को हिंदू प्रजाति का अंतिम रचनात्मक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति और राष्ट्र निर्माता मानता हूं। तो ये कथन किसके हैं, जद्दूनाथ सरकार के हैं। ठीक है, जद्दूनाथ सरकार के कथन है, मैं शिवाजी को हिंदू प्रजाति का अंतिम रचनात्मक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति और राष्ट्र निर्माता मानता हूं। शिवाजी का राजस्व प्रशासन अहमदनगर के मालिक अंबर द्वारा अपनाई गई रैयतवाड़ी प्रथा पर आधारित थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। शिवाजी का जो राजस्व प्रशासन था वो किस पर बेस्ड था, तो अहमदनगर के मालिक अंबर द्वारा अपनाई गई रैयतवाड़ी प्रथा पर आधारित था। बालाजी प्रथम द्वारा हिंदू पद पातशाही का आदर्श शुरू किया गया था, जिसे बालाजी बाजीराव ने समाप्त कर दिया। इतिहासकार सरदेसाई के अनुसार बालाजी बाजीराव की प्रशासनिक योग्यता की सबसे बड़ी विशेषता अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण करके राज्य की आय के साधनों को बढ़ाने तथा उन संसाधनों को राज्य के हित के अधिकाधिक प्रयोग करने के लिए थी। पेशवा के शासनकाल में प्रशासन में भ्रष्टाचार रोकने का कार्य देशमुख तथा देशपांडे नामक अधिकारी करते थे। ये राजस्व अधिकारी होते थे। महल का प्रधान हवलदार होता था, जिसकी सहायता मजूमदार और फडणवीस करते थे। पटेल और कुलकर्णी ग्राम प्रशासन के अधिकारी थी। ये सब याद रखना, पटेल और कुलकर्णी क्या है दोस्तों, ग्राम प्रशासन के अधिकारी थे। पेशवाओं के विधवा के पुनर्विवाह का पर पतदाम नामक कर लगाया जाता था। मतलब अगर पेशवाओं ने विधवा से पुनर्विवाह कर पर पतदाम नामक कर लगाया था। कमाविजदार नामक अधिकारी चौथ वसूलते थे, जबकि सुरदेश मुख वसूलने का कार्य गुमास्ता नामक अधिकारी करता था। ये दो अलग अलग टेक्स्ट थे दोस्तों। तो जो चौथ वसूलेगा वो था कमाविजदार और जो सुरदेश मुखी टैक्स वसूलेगा वो कहलाता था गुमास्ता। दोस्तों पूरा का पूरा डिटेल में था दोस्तों मराठा साम्राज्य। अगर किसी भी एग्जाम में ना मराठा साम्राज्य से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा ना तो यहाँ से पक्का नहीं छूटेगा। वीडियो को अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप लोगों को लग रहा होगा मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ और आप लोग जैसे मैं कोई वीडियो डालूँ उसका तुरंत आप लोग को नोटिफिकेशन मिले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।